मेरी तो खैर कभी चॉइस नहीं थी बॉम्बे आना। मैं क्योंकि कभी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। चीज़ें लोगों के दिमाग में फीड करें, उन्हें गंदी लैंग्वेज दें, हम उन्हें गंदे विचार दें, ये हमारा काम नहीं होना चाहिए। एंटरटेनमेंट के नाम पे हम ये सब नहीं कर सकते। आयुष्मान तो मेरे बेटे का रोल कर चुका है, तो अब मैं उसके साथ रोमांस करूंगी तो लोगों को बड़ा ऑड लगेगा। मुझे आज तक कभी किसी ने लीड रोल में कास्ट नहीं किया। बहुत जल्दी नमस्ते कर देनी पड़ेगी इस इंडस्ट्री को। हमारे जैसे लोगों को पुराने लोग कह के छोड़ देते हैं कि नहीं, आपका बहुत पुराना थॉट है ये। मेरा ये कहना है कि भाई, जब तुम 100 करोड़ की फिल्म बनाते हो और उसका इतना बड़ा रिस्क लेते हो, तो 20-20 करोड़ की 5 फिल्म बनाओगे, उसमें से कम 2 तो हिट होंगी। इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतनी अच्छी अच्छी कहानियां लेके घूम रहे हैं, आप उनकी कहानियां ना बना के फिर वही घिसे पिटे चीज़ें, वही फॉर्मूले की फिल्में बना रहे हैं जो अब चल नहीं रही हैं। एटलीस्ट आप हमारी बात को रखें तो मतलब हमने भी, जैसे कहना चाहिए, अगर अलग शब्दों में बोलूँ, हमने भी बाहर नहीं झोंकी है ना। पब्लिकली अनाउंस कर देना चाहिए हमारी इंडस्ट्री को कि नहीं, अब आप चाहे FTI से हों, चाहे NSD से हों, चाहे आप थिएटर से हों, चाहे आपने कितना काम किया हो, आप हमारी ज़िंदगी में आपकी जगह नहीं है। तो आपकी क्रिएटिविटी अगर मेरे 55 साल को भी ख़त्म कर सकती है और मुझे ये कह सकती है कि ये 18 साल की एक्सपीरियंस या ये 5 साल की एक्सपीरियंस आपके 55 साल से भी बड़े हैं, तो फिर वो दुखद स्टेज है। मेरी इंडस्ट्री में क्यों लोग सो रहे हैं? हम दूसरी इंडस्ट्री की कॉपी क्यों कर रहे हैं? ट्रेन होके बैठे हुए हैं, उनको काम नहीं मिल रहा, और जो अनट्रेंड हैं उनको आप चाहते हो हम ट्रेन करके उनके साथ काम करें। क्यों? आपको कहानी कहनी है या आपको फेस बेचना है? तो उल्टा हो गया, अब कहानी नहीं बेचनी है, अभी फेस बेचना है। अभी हम ये कहना ही छोड़ दें, मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री आर्ट से बिलोंग करती है, हमारी इंडस्ट्री बिजनेस से बिलोंग करती है। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूं खुशबू हजारे। ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ है, ये फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है। समाज औरतों को जो टैग देता है कि एक अच्छी बेटी बनो, एक अच्छी वाइफ बनो, एक अच्छी बहू बनो और एक आदर्श माँ बनो, ये सारे टैग्स तो इन्होंने फुलफिल किए, लेकिन जो करियर इन्होंने चूज किया, उस करियर ने इन्हें ऑप्शंस दिए और भी अलग किरदार निभाने के। यही वजह है कि जब ये लोगों की बड़ी दीदी बन के आई, बड़की के रूप में, तो जो औरतें अपने हक के लिए इधर उधर भटक रही थी, उन औरतों को ये एक इंस्पिरेशन के रूप में दिखी। जब इन्होंने चिंतित माँ के रोल्स करने शुरू किए तो इंडियन मॉम्स इनसे कनेक्ट हो गई। फिर जब इन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी की और उसमें ये कोठे की मालकिन बन के नजर आई, तो लोग हिल गए कि सीमा जी इतना शानदार रोल भी कर सकते हैं, और जो इनके फैंस थे वो इनके और बड़े फैंस बन गए। और फिर इन्होंने जब ड्रीम गर्ल 2 में जुमानी का किरदार किया तो लोग हंस हंस कर लोटपुट हो गए कि क्या मजेदार किरदार इन्होंने निभाया है। जी हाँ, मेरे साथ है फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस सीमा पावा जी। सीमा जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। थैंक यू सो मच। सीमा जी, आपकी फिल्में हमने देखी है और आप कितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं ये भी हमने देखा है। ऑन स्क्रीन एक एक किरदार के लिए आप कितनी डिटेलिंग से काम करते हैं ये हमने देखा है। बट उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो डिटेलिंग है ये सीखी कहाँ से और शुरुआत एक्टिंग की कहाँ से हुई? देखिए, मैं बचपन से ही काम कर रही हूँ और मुझे लगता है कि जैसे कि बच्चा अपनी माँ से बहुत सारी चीज़ें सीखता है, अपनी सोसाइटी से सारी चीज़ें सीखता है, तो मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे, सबसे पहले मैं अपनी माँ का नाम लेना चाहूँगी, सरोज भार्गव, जो कि दूरदर्शन और आकाशवाणी की बहुत पुरानी एक्ट्रेस थी। तो बस उनकी वजह से हम इस लाइन में आ गए, और फिर मम्मी की वजह से जितना काम करते रहे, तो आसपास जितने अच्छे कलाकार थे जिनकी बातें सुनने को मिली बचपन से, उनसे सीखने को मिला। तो बस वही ट्रेनिंग है मेरी, जो मेरे आसपास के महान कलाकारों के बीच में जब मैं पली बड़ी हूँ, तो वही मेरी ट्रेनिंग है, और उससे सीखते सीखते बस यहाँ तक। तो मदर ने आपको सिर्फ पाला पोसा ही नहीं है, बल्कि एक करियर की दिशा भी आपको दी। आपके फादर क्या करते थे? मेरे फादर बहुत ही सिंपल आदमी थे, और उनका कोई ख़ास ऐसा काम नहीं था। वो एक सेल्समैन थे, बहुत ही सिंपल तरीके से। और मेरी मदर का, क्योंकि बहुत सालों से, जब से दूरदर्शन बना था, वो पहली, कहना चाहिए कुछ पहली औरतों में से उनका नाम आता है, और उनकी वजह से ही मैं, मेरे भाई, मेरी बहन, हम 4 बहन भाई थे, और हम चारों बहन भाइयों ने हम पहले, सबसे पहले टीवी का ऑडिशन दिया और वहाँ काम करना शुरू किया, और मम्मी के साथ ही हम लोग सब सीखते चले गए। और पापा हमारे, बस ये था कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट थे हमारे लिए, इमोशनली, मॉरली, और
उनका मतलब सिर्फ ये इंटरेस्ट रहता था कि हाँ हमने जो लाइफ चुनी है उसमें वो हमारा जितना साथ दे सकते हैं दे, और सबसे अच्छी बात है कि वो कला की रिस्पेक्ट करते थे। बचपन कैसा था, टफ था या लग्जरियस लाइफ जी थी? बहुत टफ था, बहुत ही ज़्यादा टफ था। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे फादर एक सिंपल से सेल्समैन थे, और उस वक्त पे दूरदर्शन पे काम करना या आकाशवाणी में काम करना ऐसे तो नहीं था कि बहुत पैसा मिलता था। और उस ज़माने में क्लोज बुकिंग होती थी, कि अगर एक एक्टर को एक महीने में काम मिला है तो उसको अभी अगले महीने तक काम नहीं मिलेगा। ऐसा रूल था। अच्छा। तो ऐसा नहीं था कि आप एक बार हिट हो गए तो आप ही को सारा काम मिलता रहेगा। hit और दिया मुझे तो लगता है, भी, हाँ मुझे लगता है बहुत अच्छा कायदा था। yes. इससे क्या था कि सभी एक्टर को काम Chance करने का मिलता चांस था, मिलता था। yes. अभी जैसे है कि अगर एक की चल पड़ी तो तो पता उसी को- चलता है उसी उसी की चल रही है और बाकी जो एक्टर हैं वो घर में बैठे हैं। हम्म। पहले ऐसा नहीं था। पहले वो ब्लॉक बुकिंग कर देते थे तो आपको पता था महीने में एक बार। तो फिर माँ सिर्फ कमा रही हैं और वो भी महीने में एक बार जा रही हैं, और उसमें भी कोई ख़ास पैसा तो मिलता नहीं था, 10 रुपये, 20 रुपये, 70 रुपये। तो आर्थिक समस्याएं तो बहुत रहीं, और उनके चलते हुए बस ये रहा कि हम स्कूल नहीं जा पाए। हम चारों बहन भाई स्कूल नहीं जा पाए, और कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, कभी निकाल दिए जाते थे, कभी फ़ीस की प्रॉब्लम, कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही। तो बचपन तो मुझे लगता है कि फिर कभी दुख नहीं हुआ। मतलब ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि ऐसी ट्रेजेडी थी कि हम बहुत रोते पिटते ज़िंदगी बिता रहे थे। हम बहुत खुश थे। हमें शायद पता ही नहीं था कि हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ है जो अभाव में है। और क्योंकि इस काम में इतना मज़ा आने लग गया था, और इतने छोटेपन में इस काम में इतनी रुचि हो गई, और सक्सेस भी मिलने लगी, तो शायद वो कभी ख्याल नहीं आया कि कुछ एक पार्ट है जो हमसे मिस हो रहा है, वो है एजुकेशन का। और बस वो करते करते हम आगे बढ़े, और पता नहीं ना जाने कैसे कब कहाँ सब ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना हो गया जो पढ़े लिखे थे। और कभी ऊपर वाले की दया है कि कभी कोई कॉम्प्लेक्स भी नहीं हुआ कि हम नहीं पढ़े हैं। मतलब जी। दूसरे बच्चों को देखकर मन नहीं करता था कि हम भी स्कूल जाएं? बिल्कुल मन करता Friends था, हो। बिल्कुल करता था मन कि हम भी स्कूल जाएं, हम भी रेगुलर स्कूल में पढ़ें। पर हुआ क्या कि जैसे कभी पैसा आया तो हमें स्कूल में डाल दिया जाता था, तो एक साल पढ़ लिए, फिर पता चला अगले साल नहीं है कुछ, तो एक साल का गैप आ गया, तो फिर पीछे आ गए। तो ये सब गड़बड़ होते होते हम जहाँ तक पहुँच सके वहाँ तक पहुँचे। और फिर होता है ना कि क्योंकि जब बच्चे को रेगुलर नियम नहीं मिलता है तो फिर वो खुद भी बदमाश तो होते ही हैं बच्चे। तो फिर जब रेगुलर होने लगे तब तक हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया कि अब मैं नहीं पढ़ना, अब नहीं पढ़ना। तो बस अब, लेकिन बाद में काफ़ी साल गुजरने के बाद एहसास हुआ कि बहुत ज़रूरी था, अगर हम पढ़ पाते तो शायद और बेहतर समझ पाते चीज़ों को। लेकिन पढ़ने की आदत बहुत ज़्यादा पड़ गई क्योंकि स्क्रिप्ट्स बहुत पढ़ने पड़ते थे। तो मुझे लगा कि ज़िंदगियाँ पढ़ने की बहुत हमें वो मिली हैं, कहना चाहिए कि लकी थे हम लोग कि हमें ज़िंदगियाँ बहुत पढ़ने को मिली। और मुझे लगता है कि वो एजुकेशन शायद दूसरी एजुकेशन से ज़्यादा बड़ी थी। ये नहीं और मिलती है कि असली बिल्कुल, जिंदगी जो हार्डशिप्स होती है वो तो नहीं। जी, तो मुझे लगा कि वो ज़्यादा अच्छी एजुकेशन रही हमारी कि हमने ज़िंदगियों को पढ़ा, ज़िंदगियों को समझा, और उन्हें भी करने के लिए भी हमें बहुत हेल्प मिली, जो कि एक इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकली तो नहीं देने को, सीखने को मिलता है। लेकिन हम क्योंकि ज़िंदगी से गुजर रहे थे और ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिल रहे थे, तो शायद कैरेक्टर्स इतने सारे हमें करने का मौका मिला और समझने का मौका मिला है। जी। मैं समझ सकती हूँ सीमा जी, जो आपने बताया कि चाइल्डहुड बहुत ही टफ था। और जब आपने मम्मी के साथ काम करते थे तो इनिशियली सबसे पहला काम क्या चीज़ आपने की? क्या वो शो था? और जब फेस किया आपने माइक को, जो जी। आपने वॉइस एक्टिंग या जो भी आपका नहीं, ड्रामा मैंने था? सबसे पहले टेलीविज़न ही किया। अच्छा, डायरेक्ट टेलीविजन। डायरेक्ट टेलीविज़न किया था 1968 में। ओके। मेरा पहला प्रोग्राम आया था टेलीविज़न में, और उस टाइम लाइव टेलीकास्ट क्या होते थे। एज थी आपकी तब? 5 साल। अच्छा। हाँ, तो लाइव टेलीकास्ट था। हाँ। और ऐसा नहीं था कि रिकॉर्डिंग सिस्टम अभी आया ही नहीं था इंडिया में। हाँ। तो बस लाइव टेलीकास्ट भी ऐसे ही था जैसे थिएटर में आप एक्टिंग करते, जी। भूल गए तो भूल गए, हाँ। तो कट तो होता नहीं था उसमें। तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत टफ रही हमारी। और उस वक्त पे जो प्लेज तैयार होते थे, हाँ। उनका एक सिस्टम था कि वो 15 दिन रिहर्सल होती थी उनकी, ओके। फिर 3 दिन कैमरा रिहर्सल होती थी, हाँ। उसके बाद फ्लोर पे जाते थे। हाँ। तो वो जो एक जर्नी है जी, जो तैयारी अच्छे से करने की, वो शायद मुझे अभी तक फ़ायदा कर रही है कि वो तैयारी करने की आदत पड़ चुकी है कि नहीं, इतना टाइम अपने आप को देना पड़ेगा किसी भी कैरेक्टर के लिए। तो शायद वो भी काम आ रहा है हाँ, मेरे। हाँ। जी। तो पहले दिन आपने क्या किरदार किया था और कैसा रहा था क्या?
बहुत किस्मत वाली हूँ मैं कि पहली बार ही मुझे मेन रोल मिला था, अच्छा। लीड रोल था हाँ। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। हाँ। उस नाटक का नाम भी मुझे याद है, समझौता नाम था जी। उसका, और पीएल देशपांडे उसके डायरेक्टर थे जी। और उन्होंने डायरेक्ट किया था। और दूरदर्शन में मैं तो नहीं देख पाई थी, और देख भी लेती तो शायद मुझे समझ में भी नहीं आता क्योंकि बहुत छोटी थी। जी। पर मेरी माँ अक्सर उस प्ले के बारे में बात किया करती थी कि वो पहला ही नाटक में इसने जो है बिल्कुल भूली नहीं, क्योंकि मेरी माँ डर के खड़ी हुई थी कि जी। कहीं भूल जाएगी तो कुछ जी। कैसे प्रॉब्लम हाँ। होगी। पर वो सब किया, हाँ। तो वो याददाश्त में रहा हमेशा मेरी माँ के कि भाई ये नाटक तो कमाल है, मतलब पहली बार में ही ऐसा किया। आपको पैसे मिले थे उस प्ले के? हाँ, 5 रुपए। वाह! तो 5 साल की उम्र में आपने पहले ही प्ले 5 से रुपए कमा 5 लिए रुपए थे। कमा जी, लिए जी, थे। जी, जी, जी। सीमा जी, आपके एक इंटरव्यू में मैंने ये भी देखा था, आपने बताया कि दिल्ली में आपको जगह-जगह मतलब घर शिफ्ट करने पड़ते थे बिकॉज़ बिल्कुल, और हमेशा आप रेंटेड हाउस में रही बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। क्योंकि हमारे फादर का पुश्तैनी घर जो था वो जी। दरियागंज में था। जी। लेकिन वो जैसे पहले ज़माने में किराएदारों को रख लिया करते थे और किराएदार कभी निकलते नहीं थे। हाँ। तो ऐसा ही घर मिला था हमारे फादर को अच्छा। विरासत में, और वो किराएदार कभी खाली नहीं करके गए, ओहो! और उसकी वजह से हम लोग दर-दर भटक रहे थे। अच्छा। और 25 साल मेरे फादर ने केस लड़ा ओह माय और गॉड! हम उस घर में नहीं जा पाए। 25 साल बाद ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ कि एक हुँ। एरिया, एक पोर्शन खाली हुआ, वो हुँ। जीत गए केस। और जब जीत के हम अंदर गए हैं तो कुछ ही साल मेरे फादर वहाँ रह पाए। तो बड़ा अफ़सोस है कि वो मिला भी और उसके हाँ। बाद ज़्यादा सुख भी नहीं था। जिसके लिए लड़े 25 साल उसमें शायद ज़्यादा वो साल घर ऐसा था कि वो नहीं लिखा था शायद। किस्मत में, जो भी हाँ। कह लीजिए। जी। हाँ। थिएटर से कैसे जुड़े आप? थिएटर वही मेरे बहन-भाई जो थे उनका एक छोटा-सा ग्रुप बना। हुँ। जब वो यंग थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया, तो हुँ। उसमें एक बच्चे का रोल आ गया, तो उन्होंने मुझे दे दिया कि तुम कर लो। हुँ। तो मैंने वो कर लिया। हुँ। फिर उसके बाद एलटीजी लिटिल थिएटर ग्रुप दिल्ली में है, जी। उसकी रेpertory कंपनी में मेरी बहन काम करती थी। अच्छा। तो उसमें जब कोई छोटे ऐसे रोल आते थे, हुँ। तो वो मुझे बुला लिया करते थे। हुँ। तो थिएटर की वहाँ से शुरुआत हुई, हाँ। और फिर धीरे-धीरे पता चला कि वहाँ पर ही मुझे मेन रोल मिलने लगे। जब मैं अच्छा। 13-14 साल की थी, हाँ। तब मैंने कफ़न किया था, बुधिया का रोल। ओके। तो वो बड़े एज का रोल था, हुँ। लेकिन बहुत जल्दी मुझे ऐसे रोल दे दिए गए थे। हुँ। हुँ। और मैंने किए, और फिर उसके बाद श्री राम सेंटर रेpertory कंपनी में गई, उसके बाद फिर एनएसडी रेpertory कंपनी में गई। हुँ। तो फिर वो सिलसिला थिएटर का बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। तो आप मतलब कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस से ही एक्टर बने हैं, आपने कभी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सीमा जी, ये बताइए कि आपसे एक बार एक गलती भी हुई थी, आप एक गलत थिएटर ग्रुप से जुड़ गए थे, उसकी कहानी बताइए कि आपको पता नहीं था कि डबल मीनिंग इसके अंदर। नहीं, पंजाबी थिएटर जी। होता था दिल्ली में, जी। आज भी होता होगा, ज़रूर हाँ। होता होगा। हाँ। मैं उसको गलत तो बिल्कुल नहीं कहूँगी, हाँ। क्योंकि सबका अपना-अपना तरीका है अच्छा। काम करने का। जी। वो अपने कमर्शियल प्लेस करते थे, जी। उसमें उनके वो जोक्स चलते होंगे। हाँ। पर जैसे मैंने कहा कि आर्थिक तंगी थी, और जी। हमेशा हम लोग ढूँढते रहते थे कि पैसा यस। जो पेमेंट मिल जाए, कहीं से पेमेंट हाँ। मिल जाए। तो पंजाबी थिएटर बहुत अच्छा पे करते थे। हुँ। मतलब मैं बता रही हूँ 80s की बात, जी। उस वक़्त भी वो एक नाटक का ₹250 दे देते थे। अच्छा। वो बहुत पैसा था, हुँ। ₹250। तो बस ये था कि हाँ, ₹250 मिलेगा और पंजाबी बोलनी है, बोल लेंगे। हाँ। तो वो पंजाबी उनसे सीख के बोल लेती थी, हुँ। लेकिन मुझे मतलब नहीं पता था हुँ। उसका। हुँ। जब शो हुआ और लोग हँसने लगे, तो मुझे लगा इस बात पे क्यों हँस रहे हैं? ये तो हुँ। कोई ऐसी बात नहीं लगी मुझे। हुँ। तो फिर जब पूछा गया कि भई क्यों इस पे हँसते हैं लोग, तो पता लगा कि इसका तो मतलब कुछ और मतलब है। हुँ। और उस वक़्त मेरी ऐसी उम्र भी नहीं हुई थी कि मैं उनके बहुत डीप मतलब समझ जी। पाऊँ। जी। तो मुझे लगता था कि ये वाली चीज़ तो मुझे नहीं करनी ओके। है, ये वाला थिएटर तो मुझे नहीं करना कंफर्टेबल है। नहीं थे। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, और बिना ये जाने कि एक्चुअल में गलत है या सही यस। है, मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊँगी, चाहे भले कितना पैसा दें हाँ। लोग, पर ये वाला थिएटर मुझसे नहीं हुँ। होगा। मेरा काफ़ी मतलब कहना चाहिए कि ऐसा स्ट्रगल हमेशा चलता रहा, जी। आज भी चल रहा है। जी। अच्छे काम की तलाश मुझे जी। हमेशा रही। जी। और एनएसडी क्योंकि एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जहाँ पर लोगों को एक्टिंग सिखाई जाती हुँ। थी, हुँ। तो मेरा हमेशा एक टारगेट रहता था कि इसको क्रैक करना है मुझे हुँ। किसी तरह। हुँ। ये क्या चीज़ है? हुँ। स्कूल क्या हुआ? हुँ। इंस्टीट्यूट क्या हुआ जहाँ एक्टिंग यस। सिखाई जाती है? यस। हमने तो सीखी नहीं। जी। तो ये कौन लोग होते हैं? ये हाँ। किस तरह से एक्टिंग हाँ। करते हैं? क्या करते हैं? तो जब मैं श्रीराम सेंटर रेpertory कंपनी में जी। आई, तो मेरे अलावा सभी एनएसडी के लोग थे वहाँ जी। पर। और वो लोग बहुत अलग बातें किया करते थे एक्टिंग कौन को लेके। एक्टर्स थे जो आज भी इंडस्ट्री में, बताइए? अभी इंडस्ट्री में से शेखर सुमन है, हुँ। और हाँ, शेखर सुमन जो हुँ। आप जान सकते हैं,
वो उस टाइम थे रेपेट्री कंपनी में। और उसके अलावा एक सुनील सिन्हा, शायद आप लोग जानते हो, वो थे उस वक्त रेपेट्री कंपनी में। तो ये लोग जो एनएसडी पास आउट थे, वो लोग बड़ी अजीब बातें किया करते थे। वो ग्राफ बनाते थे, वो पेपर पे ग्राफ बनाते थे, वो बहुत टेक्निकल बातें करते थे। अप्रोच अलग होती थी, अप्रोच बिल्कुल अलग होती थी। और मैं डर जाती थी कि ये तो मुझे आता नहीं, तो पता नहीं मैं एक्टिंग कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी जिस तरह की ये कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास तो ग्राफ है, इनके पास तो ये है। और मुझे मालूम नहीं था कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो जब हमारे डायरेक्टर थे भानु भारती, वो भी एनएसडी के थे, उन्होंने एक दिन कहा कि सब लोग अपने कैरेक्टर का ग्राफ बनाएंगे, तो मेरी तो जान निकल गई। मैंने कहा आज तो मैं मतलब पकड़ी जाऊंगी कि मुझे कुछ नहीं आता है। तो मैंने किसी दूसरे का देखा और उसके जैसा ही ग्राफ बना दिया। तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये आपका ग्राफ तो है ही नहीं। मैंने कहा नहीं सर, मेरा ही है, मैंने ही बनाया। उन्होंने कहा नहीं सीमा, आपने कैसे बनाया, आपने तो इसके कैरेक्टर का ग्राफ बना दिया। तो फिर मुझे समझ में आया, अच्छा मेरे कैरेक्टर का ग्राफ मतलब मेरा कहाँ क्लाइमेक्स है, मेरा कहाँ एंटी क्लाइमेक्स है, ये कहना चाहते हैं। अच्छा। पर मुझे उसके लिए फिर लगा कि फिर इसमें इतना करने की क्या जरूरत है, ये तो मुझे वैसे ही पता है कि मेरे रोल का कब क्लाइमेक्स है, कब एंटी क्लाइमेक्स है, तो इसके लिए इतनी पढ़ाई क्यों करते हैं। ये तो चीज अपने अंदर से आनी चाहिए, ये तो मेरी फीलिंग आ रही है मुझे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये टेक्निकल मतलब हैं चीजें, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही, पर शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैं थोड़ा उससे डिटैच हुई। लेकिन देखते देखते ऐसा हुआ कि फिर एनएसडी में ही बैरी जॉन एक बार आए हमारे कंपनी में प्ले करने के लिए। और जब वो आए तो मैं और डर गई, क्योंकि अंग्रेज थे और मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। तो मुझे डर लगा, मैंने कहा अब इनसे कैसे कम्युनिकेट होगा, ये तो अंग्रेज आ गए सीधे। और मैं बोलती ही नहीं थी, चुप रहती थी। और वो बार बार बोलते थे मुझे बोलने के लिए, और मैं करती रहती थी, क्योंकि मुझे लगा कि बोलूँगी तो मैं तो अंग्रेज़ी बोल नहीं सकती। तो मेरे जो को एक्टर्स थे उन लोगों ने मेरी हेल्प की कि हम कम्युनिकेट करेंगे, तुम क्या कहना चाहती हो बताओ, हम बताएंगे। लेकिन फिर बैरी ने हमें बताया कि बैरी हिंदी समझते हैं और बोल नहीं सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो भी बोलना चाहती हैं आप बोलिए, मैं समझूंगा आपकी बात को। और मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि उन्होंने मुझे लीड रोल में कास्ट किया था। तो मुझे हैरानी थी कि मुझ पे इतना बिलीव कैसे कर रहे हैं, आसपास इतने एनएसडी के स्टूडेंट्स भी थे, सभी लोग थे। तो फिर उसके बाद बैरी मंडी हाउस जो हमारा एरिया था जहाँ पर हम सब एनएसडी के लोग हुआ करते थे, वहाँ बैरी ने जाके मेरा नाम इंट्रोड्यूस किया कि एक एक्ट्रेस आई है और उसको कास्ट करूँ। तो फिर एनएसडी के कुछ लोग मेरे पास आए कि हम तुम्हें प्ले में लेना चाहते हैं। और ऐसे करके वो ब्रेक हुआ मेरे लिए। एनएसडी का एक जो भूत था, मतलब मेरी फैमिली के लिए तो था ही। मेरी माँ, मेरे भाई वगैरह हमेशा कहते थे कि क्या चीज़ है, एनएसडी करते रहते हैं। पर वो मैंने क्रैक कर लिया फिर। और उसके बाद फिर एनएसडी के जितने लोग थे उनके सबके बीच में रह के मैंने लीड रोल्स किए। और मुझे लगा कि ये मेरी अचीवमेंट है कि मैं यहाँ तक पहुँची अपने दम से। और फिर बस सिलसिला शुरू हुआ और फिर काम करना शुरू हो गया। और इस सिलसिले तक कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल दिक्कतें थी वो भी दूर हो गई थी? नहीं, वो तो नहीं हुई थी, क्योंकि पैसा तो कहीं भी नहीं था उस वक्त पे। इस फील्ड के लिए पैसा नहीं था लोगों के पास। मुझे लगता है सबसे पहला पैसा मुझे हम लोग से ही मिला। अच्छा। क्योंकि रेपेट्री कंपनी में भी मेरी 400 रुपये महीने की तनख्वाह थी। और एलटीजी में 300 रुपये मिलते थे, वहाँ 400 रुपये मिलते थे। तो इतने पैसे तो नहीं थे थिएटर में कभी भी। लेकिन जब मैं श्रीराम रेपेट्री कंपनी में थी तभी हम लोग शुरू हुआ। और मुझे डर लग रहा था कि ये मुझे बुला रहे हैं हम लोग में और मेरी 400 रुपये की नौकरी छुड़वा देंगे ये लोग। मेरे को वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। लेकिन वहाँ पता चला कि वो 500 रुपये पर एपिसोड देने वाले हैं हमको। तो मुझे कुछ लोगों ने समझाया कि तो बहुत अच्छी डील मिल रही है तुमको, कि एक एपिसोड के 500 रुपये दे रहे हैं और तुम महीने भर में 400 रुपये कमाती हो। तो ये तो बहुत अच्छी डील है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, मुझे लगा ये फ्रॉड है, ये कोई स्कैम है, ये फंसाएंगे और बाद में छोड़ देंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो मैंने काफ़ी दिन तक डिनाई किया था, हम लोग में काम नहीं करना चाहती थी मैं। लेकिन डायरेक्टर साहब थे, उनका बिल्कुल विश्वास था कि मुझे ही बड़की का रोल देंगे। तो किसी तरह से वो खींच खाच के ले आए मुझे। और फिर उसके लिए मुझे रेपेट्री कंपनी छोड़नी थी, तो मैंने छोड़ दी फिर। और फिर 500 रुपये पर डे मिलने लग गए हमको। तो समझो कि महीने में 3000 रुपये मतलब मैं कमाने लग गई। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये पैसे मैं रखूँ कहाँ, क्योंकि आदत ही नहीं थी इतने पैसों की। और उस वक्त ये भी अक्ल नहीं थी कि बैंक में जमा करा देने चाहिए, उसका कोई इंटरेस्ट मिले, कुछ नहीं पता था। सिर्फ ये कि कैश मिलती थी पेमेंट, चेक से नहीं मिलती थी। तो वो कैश संभल के नहीं देता था पर्स में। और हमें अचानक लगा हम तो अमीर हो गए और इतने अमीर हो गए। लेकिन फिर वो सिलसिला थोड़ा सा हम लोग के समय से थोड़ा शुरू हुआ। और कुछ मुझे लगता है कुछ अच्छी
हालत भी हमारी हुई। उस इनकम से और क्या किया, अपनी मदर को क्या गिफ्ट दिया, क्या फैमिली मैंने के लिए? घर में सबसे पहले सोफा लेके आई थी। हमारे अच्छा। घर में सोफा नहीं था। हाँ तो जब हम लोग शुरू हुआ तो मैं सबसे पहले अपने घर पे सोफ़ा लेके आई हाँ थी, और सोफ़ा भी बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल सा। हाँ और कुछ चीज़ें थी, जैसे पीछे कोई किराएदार था, उससे मकान छुड़वाने के लिए उसको पैसे देने थे, तो वो कुछ पैसे दिए गए कि चलो भैया भाई का अमाउंट आया तो वहाँ दे सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें छोटी मोटी जो घर के लिए हेल्प हो सकती थी वो की, और कुछ अपने कपड़े अच्छे खरीदे यस क्योंकि उसके बाद इंटरव्यूज़ के तांते लग गए हाँ थे, और हाँ लगता था कि अरे ये तो साड़ी उसमें पहनी थी, हाँ तो वो वाले चक्कर में फंस गया। हाँ, हम तो फंसते हैं है ना, तो फिर मांगना शुरू किया हाँ बहन से, हाँ कभी भाभी से कि भाई नई साड़ी दे दो, अभी मेरे को जाना है यस वहाँ रिबन काटने जाना है, तो हाँ अच्छा कपड़े पहन के हाँ जाने होंगे। और सबसे ज़्यादा मुसीबत ये आई थी कि हाँ ट्रांसपोर्ट की, हम्म क्योंकि मेरे पास तो गाड़ी नहीं थी। हम्म अब प्रॉब्लम ये आ गई थी, हम तो बसों में सफ़र करते थे आराम से। हम्म अब जब से हम लोग शुरू हुआ तो बसों का सिलसिला ख़त्म हो गया, क्योंकि लोग कहते थे अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए चढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ तो अब ऑटो, ऑटो में जाओ, हाँ फिर ऑटो भी बड़ा लो क्लास लगता था, हाँ तो टैक्सी में जाओ, अच्छा, तो आपको लगता था कितना वेस्ट हो गया पैसा इमेज यार। मेंटेन करने के लिए पैसा खर्च अननेसेसरली अपनी क्लास को मेंटेन करने के लिए मुझे टैक्सी में अकेले बैठ के जाना पड़ता है। हाँ हाँ और मतलब बड़ा अजीब सी हाँ लाइफ हो गई थी, हाँ लेकिन बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद फिर ऊपर वाले ने जैसे सुन ली, और फिर हाँ। ताता बनता चला गया। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाता है ना हाँ, कि जब, बिल्कुल। और कह सकते हैं कि हम लोग ने आपके लिए बहुत चीजें चेंज की कि एज एन जी एक्टर आपको बहुत पॉपुलर बिल्कुल बनाया, बिल्कुल। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हुई, और महिलाएं आपसे जुड़ी, वो जी किरदार आपका मतलब बिल्कुल बहुत लोगों ने कनेक्ट किया, जो महिलाएं बोल नहीं पा रही थी वो आपसे बिल्कुल। मतलब कई लोग आपके पास आ जाते थे। जी, 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 बिल्कुल। वो तो कमाल ही था, वो क्योंकि हाँ लोगों को ऐसा बिलीव हो गया था कि जो हम लोग में बड़की है, वो सोशल वर्क करती हैं, तो हमारी भी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकती हैं। तो इसलिए वो लोग घर छोड़-छोड़ के आ गई और हाँ कहा कि दीदी आप हमें बताइए क्या करना है। तो उस वक़्त थोड़ा-सा प्रॉब्लम आया था, हाँ क्योंकि मेरे पास तो कोई सोर्स थे नहीं। यस लेकिन फिर मैंने तकरीबन 3 साल तक मैंने जो है सोशल वर्क सोशल किया। वर्क ये जी, एक नया आपके लिए एक शुरू नया हो गया, बिल्कुल और हुआ आपके था। हाथों ये चीज होनी थी, मतलब बिल्कुल। कितना खूबसूरत चीज हुई बहुत है। सारी शादियाँ बिना दहेज के कराना, वाह बहुत सारी लड़कियों को मशीन दिलवाना, वाह तो वो सब काम, और मैं बहुत यंग थी, हाँ तो मेरे लिए भी एक नई दुनिया खुल रही थी कि अच्छा हम्म, इतनी प्रॉब्लम भी होती है जी लड़कियों को जी जीने में, जी शादी के बाद भी इतनी जी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब चीज़ें रहीं। और मुझे हम लोग ने बहुत कुछ दिया है, हाँ एक समझ दी सबसे ज़्यादा तो, कि एक दुनिया को देखने की नज़रिया मेरा बदला, और बहुत सारी हेल्प हो के एक अचीवमेंट की यस खुशी है जो हाँ आज तक है। हाँ तो हम लोग ने मुझे बहुत कुछ दिया था। यहाँ तक मनोज जी की एंट्री हो गई थी आपकी लाइफ हाँ, में। मनोज की एंट्री हो गई थी। मनोज की एंट्री ऐसे हो गई थी कि मनोज और मैं, एक थिएटर ग्रुप है संभव, वहाँ पर हाँ काम करते थे, हाँ और एक दूसरे के साथ ज़्यादातर प्ले में हम दोनों हीरो हीरोइन होते थे। अच्छा तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप इतनी बार एक इमोशन से गुजरते हैं, हम्म, चाहे वो आर्टिफिशियली तरीके से ही जी सही, जी लेकिन कभी ना कभी तो वो हिट हो ही जाता है। तो वही वही हुआ हमारे हम्म। साथ, करते 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 एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड तो कर क्या रहे ऐसे थे। कपल आपके रोल होते थे, जी रोमांटिक जी वही जी होता था? जी जी अच्छा, जी। तो कभी तो एक बस प्ले वो में हिट कर गया किसी कि प्ले में हिट कर हाँ गया, तो लगा कि हाँ बेस्ट है, इससे हाँ अच्छा क्या हो सकता है। हाँ, तो तो दिल्ली में ही आपने इनिशियली अपनी लाइफ सेट की थी, बिल्कुल दिल्ली सब में ही कुछ। शादी हुई, दिल्ली में ही बच्चे हुए हमारे। हम्म और फिर 94 में हम्म मनोज ने कहा कि अब हम बॉम्बे चलते हैं। हम्म और मेरी तो खैर कभी चॉइस नहीं थी बॉम्बे आना। हम्म, मैं क्योंकि कभी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी, अच्छा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, मुझे थिएटर से बहुत क्या प्यार कुछ हो ऐसा गया था। सुना था इसलिए भी थे कि नहीं क्या? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था, पता नहीं वो कौन सी दुनिया है, मुझे नहीं पता। मैं ये छोटी दुनिया में बहुत खुश थी। खुश थे। तो मुझे लगता था कि मैं यहाँ बहुत सुरक्षित हूँ, मेरे थिएटर के लोग मुझे जानते हैं। कह सकते हैं लो सेल्फ एस्टीम, आपने अपने आप को कम हाँ आंका उनके सामने, आपको लगा कि वहाँ हाँ, बहुत कुछ मुझे वो लगा कि पता नहीं मैं वहाँ पॉलिश्ड। शायद नहीं कर पाऊंगी, और मुझे अच्छा पता नहीं क्यों लगता था ऐसा कि इंडस्ट्री जो है उसमें सिर्फ अंग्रेजी बोली जाती है, हिंदी अच्छा नहीं बोलते होंगे लोग। तो मैं कभी किसी से मिलती भी थी तो मैं कोशिश करती थी टूटी फूटी इंग्लिश बोलने की, कि इनको शायद समझ ही नहीं आएगी। हाँ जब वो लोग हिंदी में बात करते थे मैं कहती अच्छा ये तो हिंदी में बात करते हैं। हाँ हाँ तो वो एक डर शायद बचपन का जी रह गया था। जी तो मुझे नहीं, और मुझे चकाचौंध ज़्यादा पसंद नहीं है, नहीं, आज भी नहीं पसंद है। अच्छा लेकिन मनोज का हमेशा से था, उनको आना था वो फिल्मों ग्रोथ में, वो चाहते थे चाहते हाँ। थे। तो मनोज ने कहा मुझे जाना है, मैंने कहा ठीक है चलते हैं वहाँ पे, तो मैं थिएटर कोई कर लोग लूँगी। थे जिनके थ्रू आए थे, बिकॉज मुंबई में बिना कांटेक्ट बिना नहीं, हम बिना रिकमेंडेशन? कॉन्ट्रैक्ट के आए, अच्छा बिल्कुल हवा में तीर छोड़ के आए कि जो होगा देखा और जाएगा। पैसा 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 इकट्ठे मनोज ने अपना दिल्ली में जो घर था हाँ
वो सब बहन भाइयों में सब में करके जो बचा था अपना हिस्सा लेके। उसका अपना हिस्सा लेके उन्होंने मकान खरीदा था बॉम्बे में। और फिर हम आए तो स्ट्रगल शुरू हुआ। तो मैं तो जाती ही नहीं थी स्ट्रगल करने के लिए, मुझे तो नहीं करना था ज़्यादा काम। मनोज को बहुत जल्दी काम मिल गया था। अच्छा। और मनोज बॉम्बे आने से पहले ही मनोज को कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे। फिर मैंने टीवी सीरियल वगैरह किए कुछ, और मैंने थिएटर भी थोड़ा बहुत करना शुरू किया। लेकिन फिर मेरे बच्चे जो थे वो बहुत ही नाजुक एज में थे, क्योंकि दोनों ही बहुत छोटे थे। तो ये लगा कि ये तो गलत हो जाएगा कि बच्चों को छोड़ के मैं इतना टाइम फील्ड को दूं। तो मैंने ऑलमोस्ट 10 से 11 साल काम नहीं किया, छोड़ दिया था। उसका रीजन सिर्फ किड्स थे या जो कॉम्प्लेक्सिटीज आपके अंदर थी वो भी एक हद तक नहीं, रही? उस टाइम तो सिर्फ बच्चे बहुत बड़ा रीज़न थे कि मुझे लगा कि नहीं ये टेलीविज़न बहुत टाइम लेता है, क्योंकि उस टाइम तक सोप ओपेरा डेली सोप आ गए थे। और डेली सोप का मतलब डेली शूटिंग। पहले जब हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था, हाँ, तो वो आप फ्री टाइम आपके पास मिल जाता था, लेकिन ये डेली सोप में तो मतलब वो डेली बुलाते थे। अच्छा। तो मुझे लगा कि डेली मैं सुबह 7 बजे जाके रात को 11 बजे घर में घुसूंगी तो बच्चों को कौन देखेगा। तो मैंने मनोज को कहा, तो मनोज ने कहा तुम जैसा तुम चाहो, तुम कंफर्टेबल हो तो करो, नहीं है तो नहीं करो। मैं जब 32 साल की थी तभी उन्होंने माँ के रोल ऑफर करने शुरू कर दिए थे। तो मुझे लगा 32 साल की उम्र में मैं बच्चों की माँ के रोल करूंगी। स्लिम भी थे, हाँ, मैंने कहा ये तो मतलब कुछ दुनिया बदल रही है। अब ये 16-17 में आ गए हीरोइनों में, तो 30-32 की तो माँ ही बन जाएंगी। फिर वो कहते थे कि वाइट पैच भी लगा लीजिए। तो मुझे लगा कि यार ये क्या करने जा रही हूँ मैं, वर्थ इट नहीं है ये इतना। और जब फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मनोज अच्छा कमा रहे हैं और घर हमारा आराम से चल रहा है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है जाने की। उससे बेहतर है कि मैं अपने बच्चे पालूं। और फिर मैं थिएटर करती थी। थिएटर में तो ज़्यादा टाइम लेता नहीं है, और बच्चे पाल रही थी। और जब बच्चे मेरे बड़े हो गए और वो ग्रेजुएशन के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने बड़ौदा से की थी एक्टिंग में ग्रेजुएशन दोनों ने। तो मैं जब उनको छोड़ के वापस आ रही थी तब मेरे दिमाग में था, मैंने कहा अब मैं क्या करूँगी, अब तो बहुत वक्त हो गया, अब मैं मतलब किससे जाके कहूँगी कि हाँ अब मैं काम कर सकती हूँ। तो बड़ा और हो गया है। तो देखती हूँ क्या होगा। और मैं तो हमेशा ऊपर वाले को ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं घर आई हूँ, और मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर अंदर विनोद चोपड़ा जी के यहाँ से फ़ोन आ गया था फरारी की सवारी के लिए। तो मैं तो एकदम ऐसी हो गई कि ये क्या हुआ, ये कहाँ से फ़ोन आया। मैंने तो किसी को कहा नहीं कि मैं करना चाहती हूँ। फटाक से वो फिल्म मिल गई। फिर उसके बाद तो फिर स्टॉप ही नहीं हुआ। शुरू हुआ। जो आप कॉम्प्लेक्स दिल्ली से लेके आए थे, वो कॉम्प्लेक्स कब ब्रेक हुआ, कब लगा कि नहीं यार यहाँ लोग भी हमारे जैसे ही और मैं अच्छा ही हाँ, जब मैं धीरे धीरे काम करने लगी, लोगों से मिलने लगी, तब मुझे कहीं जाके लगा कि मेरे पास एक चीज़ तो है कि मुझे मेरा काम आता है। तो फिर मुझे कॉम्प्लेक्स पालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी बोले या जो भी जिस तरह की भी दुनिया, क्योंकि वो ग्लैमर की दुनिया मुझे कभी समझ ही नहीं आई। मतलब मुझे वो हमेशा झूठी, और हमेशा वो आज भी मुझे किसी पार्टी में जाना या किसी प्रीमियम पे जाना मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि वो बड़ा एक झूठी स्माइल, झूठी बातें नहीं पसंद नहीं है ना मुझे ना मनोज को। ग्लैमर की अगर बात हो रही तो गंगूबाई काठियावाड़ी में आपका जो रोल है शीला मौसी वाला, वो तो काफी ग्लैमरस, मतलब तड़क भड़क कपड़े, मेकअप, बाल भी कर ली। कैसे तैयारी की, बिकॉज आपको मॉम के रोल्स में हम लोग देख रहे थे और फिर अचानक से आपने एक कोठे चलाने वाली का रोल किया। ये तो मैं मतलब पूरा क्रेडिट ही संजय लीला बंसाली जी को दूंगी, जिन्होंने क्यों मुझे कास्ट किया मुझे नहीं पता। मैंने भी जाके उनसे पूछा, मैंने कहा आपने मुझे इतने मतलब कैसे मिला ये रोल? उसने कहा आप एक्ट्रेस हैं, बस मुझे इतना पता है और आप सब कुछ कर सकती हैं। तो सामने से कॉल किया था बंसाली ने? जी, संजय जी ने बुलाया था खुद से। और उन्होंने कहा मैं मिल सकता हूँ आपसे। और उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं आपको कैसा लगेगा। मैंने कहा सर हम तो तड़पते हैं दूसरे रोल करने के लिए कि कोई अलग से हमें सोचे, और आपने सोचा है तो डेफिनेटली मैं तो जरूर करूंगी। विजय राज जी के भी मतलब उनका भी रोल बहुत लिमिटेड रहा, मतलब जबकि कैरेक्टर लोगों को इतना कहानी बहुत बड़ी है ना, कहानी इतनी बड़ी है, और है वो गंगूबाई की कहानी। तो हम तो उसके मतलब साथ में थे। तो सपोर्टिंग कास्ट का इतना सारा तो फुटेज नहीं हो सकता। पर मुझे लग रहा था कि उनकी जैसे भूख ही नहीं खत्म हो रही है। क्या आपको आपके किरदार की स्क्रिप्ट दी गई थी? जी बिल्कुल, स्क्रिप्ट के बिना तो हाँ बिल्कुल। अच्छा, स्क्रिप्ट के बिना तो नहीं हम काम कर पाते। स्टेटमेंट दिया था कि उनको पद्मावत का रोल ऑफर हुआ था एंड भंसाली सेड, उन्होंने भंसाली जी से स्क्रिप्ट मांगी थी। तो कंगना का कहना है कि भंसाली जी ने कहा कि स्क्रिप्ट तो मैं नहीं देता हूँ एक्टर्स को, और आपको बस तैयार होना है, ये करना है, सीन समझा दिए थे। पता नहीं, हो सकता है उनके साथ ऐसा हुआ हो, पर मेरे साथ तो ऐसा हाँ डेफिनेटली ये था कि ऑफिस में बैठ के पढ़ने को परमिशन थी। फुल स्क्रिप्ट नहीं ले जा सकते, फुल स्क्रिप्ट
मेरे सीन्स मुझे दे दिए गए थे, लेकिन अगर मैंने उनसे ये कहा कि नहीं सर मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा था आप मोस्ट वेलकम है, आप मेरे ऑफिस में आइए, ऑफिस में बैठ के आप पढ़िए। वो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लीक हो जाएगी फिल्म, स्टोरी किसी को मिल जाएगी, वो सब चीज़ें होती है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है। इस रोल की बारीकियां आपने कहाँ से ली? क्या आप कमाठीपुरा गए या किसी ऐसे से मिले? देखिए मैं ऐसा तो नहीं करती और ऐसा कर भी नहीं सकते। आप बहुत तरह तरह के रोल करने को मिलते हैं, आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या पूछेंगे। मेन हमने जो सीखा है अपने पूरी ज़िंदगी में, वो ये सीखा है कि उसकी साइकी पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है कि एक करेक्टर अगर ऐसा होगा तो उसकी साइकी क्या होगी, और अगर आप साइकी समझते हैं तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह का रोल आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने किसको समझा? क्या कभी मिले हैं आप? कोई देखिए एक्सपीरियंस? ना, सीधा सिंपल तरीका था मेरा कि इस प्रोफेशन की औरत है, इस प्रोफेशन में ये भी तो कभी आई होगी, अगर ये आई होगी तो ये किस उम्र में आई होगी, और जब आई ये तो ये लाई गई थी या इसका कुछ बलात्कार हुआ था या इस औरत को फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आई थी, तो आप उसके रीजंस देते हैं, फिर उसकी एक कहानी बनाते हैं कि इसके माँ बाप कैसे रहे होंगे, किस घर की होगी ये लड़की, ये घर की बड़ी लड़की होगी या सबसे छोटी लड़की होगी, इसको लोगों ने क्या कुछ बोला होगा सोसाइटी ने, क्या जूझती हुई आई है, तो ये कड़वाहट क्यों आ गई, और इतनी कड़वाहट कैसे आ गई इसके अंदर कि अब इसको किसी चीज़ से दर्द ही नहीं हो रहा है। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए आप सोचिए ना, किसी की भी साइकी अगर हम समझने जाएँ तो उसके लिए हमें कितनी सारी कहानियाँ बनानी पड़ेंगी। तो मैंने गंगूबाई में शीला वासी की कहानियाँ बनाई कि वो औरत क्यों इतनी नफरत से भरी हुई है, और नफरत भी है और कहीं ना कहीं सॉफ्ट हार्टेड भी है कि थोड़ा सा कर भी देती है। कह सकते हैं अब आपने कैरेक्टर का ग्राफ ड्रॉ किया जो एनएसडी में हाँ मतलब जहन में गया। बिल्कुल नहीं। आलिया भट्ट एज एन एक्टर कैसी है? बिकॉज ओवर द इयर्स उन्होंने भी अपना बहुत चेंज किया। बहुत मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ही डेडिकेट हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और बहुत सिंसियर एक्ट्रेस कहना चाहिए। और सेट पे बिल्कुल सिंसियरली काम करती हैं, मतलब ये नहीं कि एक स्टार आ गई आपको पता ही नहीं चलता। अच्छा, हाँ, वो कब सेट पे आ गई, नॉर्मल बात है, नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है। एक और शानदार फिल्म आपकी दम लगा के हाइशा जी, उसमें आप अपनी बच्ची को ससुराल में सेट करवाने के लिए उसको ज्ञान देती रहती हो। एक सीन जो आपका काफी वायरल है, फोन पे कॉन्वर्सेशन की, नाइटी पहन, ये पहन। ये फिल्म कैसे मिली और क्या कहानी है? ये फिल्म तो मुझे बिल्कुल नहीं मिलनी थी। दरअसल मुझे बुलाया गया था शरद कटारिया ने भूमि को ट्रेन करने के लिए। अच्छा, उन्होंने तो कहा ट्रेनिंग भी देते हैं एक्टर्स हाँ को? तो मुझे उन्होंने कहा कि भूमि को आप ट्रेन कीजिए, और मैंने कहा था ठीक है 2 महीना मुझे चाहिए, इसके साथ काम करूँगी मैं। क्योंकि वो बॉम्बे की लड़की थी और बिल्कुल ऋषिकेश की लड़की दिखाना था, तो वो कैसे पली बड़ी होगी। तो मेरे को इतना टाइम दिया उन्होंने। और मैं भूमि के साथ काम कर रही थी, तो उस दौरान मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने शरद से पूछा कि ये कौन कौन लोग इसमें और काम कर रहे हैं, तो उसने कहा शिवा जी कोई भी करे, आप तो नहीं कर रही हैं। तो मैंने कहा वजह मुझे कास्ट ना करने का? उसने कहा इसलिए क्योंकि एक तो आपकी सेहत की वजह से, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी फिल्म में एक ही मोटी लड़की हो, उसके अलावा कोई मोटा नहीं होना चाहिए, तब वो निकल के आएगी। अच्छा, तो लॉजिक ठीक था। तो मैंने कहा ठीक है अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। पर मैंने उसे कहा कि लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि वो मोटापा आया कहाँ से। मैंने उसको कन्विंस किया, मैंने कहा आया लड़की के अंदर कहाँ से, तो कहीं से तो आता है ना, तो क्यों ना माँ से आया हो उसके अंदर, है ना। तो वो कहेगा नहीं 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 प्लीज मैं नहीं करूँगा आपको कास्ट, ये वो मेरा लॉजिक मत वो करिए आप, कहानी से तो हाँ मत करिए। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो एक दिन मैंने ऐसे उसको कहा, मैंने कहा आप ऑडिशन ले लो मेरी। बोले आपने जब करना ही नहीं तो मैं अभी ऑडिशन क्यों लूँ। मैंने कहा तुम ऑडिशन ले लो, बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा है लाइनें पढ़ने का, तो कम से कम ये कर लो। तो उसने कहा चलिए कर लेता हूँ। तो उसने फिर ऑडिशन लिया मेरा, और उसके बाद फिर उसका 2-3 दिन बाद फ़ोन आया कि आप बहुत चालाक हैं और आपने जानबूझ के ऑडिशन दिया है ना ताकि मैं फंस जाऊं, क्योंकि अब उसके बाद किसी का ऑडिशन समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा यही तो मेरी इंटेंशन थी, तो अब मुझे कास्ट कर लो। तो इस तरह से मैं कास्ट हुई है। मन लगा गया ईशा में। चलकर कुछ और भी अपने फिल्में की, शुभ मंगल, सावधान, बरेली की बर्फी, अक्सर आप लड़कियों की मम्मी बनके और उनके पतियों की शादीशुदा प्रॉब्लम सॉल्व करती नजर आई। एक जैसे रोल थे, मदर के रोल्स थे, और इंडस्ट्री में टाइपकास्ट बहुत जल्दी हो जाते। आपको डर नहीं लगा कि मैं ये रोल्स बैक टू बैक कर रही हूँ और मेरे को यही फिर बना लेगी इंडस्ट्री? नहीं, वो बना देते हैं आपको। देखिए ना, मेरे को बैक टू बैक जो माँ के रोल मिले वो सब सेम ही थे।
मगर फिर मेरा एक एक्टर है हाँ। जो इतना शार्प होना चाहिए कि उसको एक से दूसरे से अलग कैसे करे। तो वो थोड़ा सा जो मैंने कोशिश की कि मैं उनको एक दूसरे से मिलने ना दूं और अलग कैरेक्टर बनाऊं। उसमें जो मेरा प्रोसेस है, जो मैंने बताया कि हम कहाँ से पढ़े हैं, हम किस फैमिली से हैं, वो सब चीजें सोचो तो फिर हर कैरेक्टर चेंज हो जाता है। कैरेक्टर का स्केच जो आपका अप्रोच तो है, वो फिर हर आदमी अलग हो जाता है एक दूसरे से, चाहे भले प्रॉब्लम सेम हो। तो वो उस प्रोसेस पे गई तो मुझे लगता है कि मैंने काफी अलग करने की कोशिश की है। तो ऐसे फिल्मों में जैसे कुछ सीन्स आते हैं जो थोड़े सोच समझ के करने पड़ते हैं, जैसे भूमि वाला जो सीन है कि पति को कैसे रिझाएं, या फिर मैं दूसरी शुभ मंगल सावधान फिल्म की बात करूं तो उसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में बात करनी, जी। तो कैसे कोड वर्ड्स में बात करनी, तो इस चीज के लिए कैसे अपने आप को तैयार किया कि चीजें या डायलॉग्स जो है वो वल्गर ना लगे और बहुत ही सभ्य तरीके से आप अपनी बात भी कह दो। ये सबसे बड़ा चैलेंज था शुभ मंगल सावधान में, क्योंकि उसमें जो बात वो कह रही है वो मुझे ऐसा लगा कि वो जब मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा थिन लाइन पे है। अगर इसको बहुत वैसे कहा गया तो ये बहुत ख़राब डायलॉग हो जाएगा। तो उसके लिए बदमाशी एक्टर की होती है। वो मैंने ये किया कि मैंने शुरू से उसको थोड़ा सा बॉडम कैरेक्टर बनाया। अच्छा। कि ये चीज़ों को कैलकुलेट करती है। ओके। तो शुरू में भी अगर आपने सीन देखे हो तो शुरू में भी मैं कैलकुलेट ही करती रहती हूँ कि अच्छा ये पास हुई तो ये कितने नंबर से पास हुई, तो ऐसा कैरेक्टर मैंने उसको बनाया ताकि जब मैं उस सीन में जाऊं तो मैं ये कर सकूं कि नहीं होगी, हाँ वो तो गुफा में पहुंचेगी। तो उसको इतना इनोसेंट कर दूं कि उसकी वल्गैरिटी नहीं निकल के आए और एक माँ का इनोसेंट पना कि वो समझ ही नहीं पा रही है कि अली बाबा गुफा तक क्यों नहीं पहुंचेगा, तो पहुंचेगा। तो इतना उसको इनोसेंट कर दो कि उसकी वो चीजें खत्म हो जाएं थोड़ी सी। तो ये जो चीज है फिल्म में, ये आप ही का इनपुट था या डायरेक्टर ने? अच्छा, आपने डायरेक्टर को कहा था कि हम इसे इस तरह से, मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये थोड़ा डाइसी है लेकिन मैं करूंगी, डेफिनेटली करूंगी, लेकिन मैं अपने वे में करूंगी। तो प्रसन्ना जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा बिल्कुल सीमा जी जैसा आप चाहें। मैंने कहा क्योंकि ये है थिन लाइन पे और इसको तभी बचाया जा सकता है जब मैं इतनी बॉडम हो जाऊं कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर वो मैं दूसरी तरीके से करती कि पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा, ऐसे करती तो लगता ओहो ये माँ तो बहुत वो है। पर मैंने उसको ऐसे कहा नहीं पहुंचेगा, वो क्यों नहीं पहुंचेगा, उसका तो काम है ना पहुंचना, तो कैलकुलेट कर रही है उसमें, उसने बोल दिया। तो ये थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है। अगर आपकी इंटेंशन ऐसी है कि मेरे थ्रू सोसाइटी में कोई ऐसा मैसेज नहीं जाए जो मैं रहती हूँ, जो मैं हमेशा रहती हूँ, चाहे मैं गंगूबाई करूँ चाहे मैं कुछ भी करूँ, मगर मैं अपने आप को जिम्मेदार समझती हूँ सोसाइटी के थ्रू। मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी आप कोई ऐसी चीज़ ना कहें जो फैमिली साथ में बैठ के ना देख सके। मैं इसके खिलाफ भी हूँ, आज भी जो भी चल रहा है मैं उसके भी खिलाफ हूँ कि हमें कुछ हमें कोई हक नहीं बनता कि हम कुछ चीज़ें लोगों के दिमाग में फीड करें, उन्हें गंदी लैंग्वेज दें, हम उन्हें गंदे विचार दें। ये हमारा काम नहीं होना चाहिए। एंटरटेनमेंट के नाम पे हम ये सब नहीं कर सकते। हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे संस्कार कहाँ जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा फेवर करती हूँ, चाहे मैं भले लोग कहें पुराने ख्याल की हैं, पर मैं हूँ ऐसी और मुझे लगता है कि बंद होना चाहिए ये सब। भूमि पेडनेकर के अलावा और किन एक्टर्स को आपने ट्रेनिंग दी है? बिकॉज ये मुझे आज पता चला है, और भूमि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मतलब जी जितने भी रोल्स उन्हें दिए शी इज वेरी वेल जी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तो और किन को आपने तैयार किया? ऐसे बड़े एक्टर तो नहीं आए हैं, एक दो के ऑफर्स आए थे, लेकिन वो एक्टर थोड़े मुझे मैं कंफर्टेबल नहीं थी तो मैंने मना किया। बट उसके अलावा मैं ग्रुप्स में ले लेती हूँ। अच्छा। कि अगर आपको आना है ग्रुप में आ जाओ और सारे लोगों के बीच में आ जाओ तो थोड़े से बर्दाश्त हो जाए, नहीं तो कई बारी तो आप एक्टिंग कोच हैं और क्या ये रेगुलर बेसिस पे? मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। मैं साल में 2 बार वर्कशॉप लेती हूँ, एक्टिंग वर्कशॉप, जिसमें 15-20 बच्चे आ जाते हैं। अच्छा। और अभी एक एक्ट्रेस है निमृत कौर, जी हाँ, उनको मैं अभी कर रही हूँ, उसको मैं अभी आजकल सिखा रही हूँ। वो उसमें थी छोटी सरदारनी, उसने किया है सीरियल, उसके बाद उसने फिल्मों में काम करना शुरू किया है, तो उसके साथ काम कर रही हूँ। कुछ ऐसे कुछ और नाम हैं जो पर्सनल हैं, और कुछ लोग वैसे भी कई बार ऐसे होते हैं एक्टर जो फ़ोन करके भी सलाह ले लेते हैं कि सीमा जी हमारा एक सीन होने वाला है, ज़रा आप बताइए क्या कर सकते हैं। सीमा जी आपने डायरेक्शन भी किया, राम प्रसाद की 13वीं फिल्म बनाई। एक्टर तो आप बहुत फ्लुएंटली एकदम मतलब बटर की तरह काम करते हैं, डायरेक्टर बनने में क्या चैलेंजेस आए?
डायरेक्टर बनने में मुझे लगा था चैलेंज आएंगे, पर आए नहीं। नहीं आए। हाँ, मे बी शायद वो क्योंकि इतने सालों से काम कर रही हूँ इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। जबकि मुझे ये डर लग रहा था क्योंकि मैं कैमरे के कभी इस तरफ आई नहीं थी, मैं हमेशा उस तरफ रही, तो मुझे टेक्निकली कुछ भी नहीं पता था और मुझे लगा था कि ये फिल्म बनाऊंगी कैसे बनाऊंगी, मुझे तो पता ही नहीं शॉट कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, कैसे होगा। लेकिन मुझे जाते ही जैसे ऐसा लगा जैसे सब कुछ तो पता था। अच्छा। कि नहीं, मुझे इसमें मिड शॉट दे दो, इसमें ये लगा दो, इसमें ये वाला लेंस लगा दो। वो कहाँ से लैंग्वेज आ रही थी मुझे भी नहीं पता, और मैं मनोज को कह रही थी कि मैंने कैसे की ये फिल्म डायरेक्ट, मुझे कैसे आती थी। तो उसने ये कहा कि इतने साल से तुम कानों में सुन रही हो, ये सब पता है तुम्हें क्या हो रहा है, तो वो तो पता ही है ना, यहाँ पर तो है ही, बस उसको और ट्राई फिर थिएटर में तो डायरेक्शन कर ही रही हूँ। हाँ। तो वो एक ब्लॉकिंग सेंस और एक ड्रामा सेंस तो है ही। हाँ। कि इस सीन को कैसे वर्कआउट करना है या क्या करना है, तो आई नहीं दिक्कत। ये कहानी आपकी ही थी? जी, मेरी कहानी थी, मैंने लिखी थी, स्क्रीन प्ले भी मेरा है, मैंने लिखा है। बट जब ये फिल्म आई थी तो सेम टाइम पर पगलेट नाम की फिल्म आई थी और दोनों की कहानियां सेम थी। ये मतलब कैसे हुआ? जो कहानी आप कह रहे हैं आपकी, तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकती कुछ भी जी, क्योंकि हमारी फिल्म मामी में आ गई थी। हाँ। उसके बाद पगलेट शुरू हुई है। अच्छा। तो मैं ये नहीं कह सकती कि कौन क्या कर रहा था, बट हाँ डेफिनेटली वो कहानी, और मतलब मुझे ऐसा लगता है ये तो कोइंसिडेंस भी है। मतलब एक आदमी, दो आदमी एक तरह से सोच सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उसकी। बस सिर्फ जो सबसे ज़्यादा जो ऑड था मेरे लिए उस फिल्म को देखना, वो ये था कि एक यंग डेथ पे कोई भी हो वो मस्ती नहीं कर सकता। ये मेरा एक क्वेश्चन था, इसलिए क्योंकि मेरे भाई की डेथ हुई थी। मेरा भाई 28 साल का था, उसकी डेथ हो गई थी। तो मुझे ये याद है कि जब उसकी डेथ हुई थी तो हमारा पूरा मोहल्ला जो था उसने भी कम से कम 13 दिन कुछ ऐसा नहीं किया था कि यार बहुत यंग डेथ हुई है। ये यंग डेथ लेना बहुत मुश्किल होता है। एक एज की डेथ तो सबको पता होता है, आज नहीं तो कुछ साल बाद मर ही जाएगा, लेकिन एक यंग लड़का अचानक से मर जाए और उसके चाचा ताऊ भी अगर छत पे दारू पिए, वो थोड़ा इंसानियत के थोड़ा सा अलग था, पर उनका अपना टेक था, मैं कुछ नहीं कह सकती। मगर मेरे हिसाब से वो मुझे था थोड़ा सा कि दोनों डेथ में बहुत फ़र्क था, एज में बहुत फ़र्क था। एक यंग डेथ थी और एक बूढ़े की डेथ थी। सीमा जी, आपने जो ड्रीम गर्ल 2 में रोल किया वो आपके पिछले सारे रोल से अलग था और बहुत मजा आया ये भी देख के कि एटलीस्ट आपने जो मदर वाली इमेज जो बन रही थी वो तोड़ दी। फिर गंगूबाई काठियावाड़ी में तो सबको हिला के रख दिया, और फिर यहाँ पे आप आ गई एक मिडिल एज की औरत जिसको एक यंग लड़के पे क्रश हो जाता है और वो अपने पति से तलाक लेके उसके साथ शादी करना चाहती है, जो आजकल कहानियां बहुत आ रही है। आजकल तो बहुत ज्यादा। तो ये रोल कैसे था और इसके लिए क्या तैयारी की, मतलब आपने? मुझे जब उसका राज का फोन आया डायरेक्टर का, उसने कहा सीमा जी एक बड़ा प्यारा सा रोल आया है आपके लिए और आपने कभी ऐसा किया नहीं है, मैं चाहता हूँ आप करें। तो मैंने कहा क्यों ऐसा लग रहा है तुम्हें कि मैं करूँ? उसने कहा नहीं मुझे पता है आप बहुत अंदर से नटखट हैं, तो आप ये रोल ज़रूर कर पाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है मिलते हैं। तो मिले, उसने सुनाया उनाया, तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। पर मुझे ये नहीं लगा था कि इस तरह से मैं तैयार होंगी या क्या करूंगी, ग्लैमर। हाँ, तो मैंने उसको बोला कि क्या तुम देखते हो इसको? तो उसने कहा कि बहुत ही मतलब ड्रीम गर्ल, वो अपने आप में ड्रीम गर्ल है, तो एकदम एकदम आपको ऐसा कर देंगे हम, ये कर देंगे। मैंने कहा पता नहीं भाई लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि एज तो एज है ही, एज तो आ चुकी है, कुछ नहीं लगेगा। आप देखिए आप क्या करेंगी, ये करेंगे। मैंने कहा चलो तुम्हारा विश्वास है तो कर लेते हैं। तो बहुत फन किया उसमें। रोज तैयार होती थी अच्छे से, अच्छा आज ये पहन लेती हूँ, आज वो पहन लेती हूँ। मतलब वो रोमांस कहाँ से जगाया ऑन कैमरा, क्या सोच के जाते थे? बिकॉज़ स्क्रीन पे अब तक जितने रोल्स किए थे सब सीरियस आए, डायलॉग बोले, अपना कैरेक्टर, लेकिन उसके अंदर तो आपको अंदर से मतलब खुश, एकदम इन लव दिखना था। मुझसे ज्यादा तो बेचारा आयुष्मान परेशान था कि क्या है, आपको क्यों खास कर लिया इसमें। मतलब क्या ऑफ स्क्रीन कुछ ऐसे आपने वर्कशॉप आयुष्मान के साथ की कि ऑन स्क्रीन भी वैसे कुछ भी नहीं? बस हम लोग हंस रहे थे, मैं और आयुष्मान। टेक के बाद आयुष्मान कहते क्या है आपको, मतलब मैं आपको कहाँ दिखता हूँ और आप क्या कर रहे हैं हम लोग साथ में, फ्लर्ट कर रहे हो मेरी माँ। तो क्या घर पे मनोज जी के साथ फ्लर्ट करके जाते थे, रोमांटिक बातें करके जाते थे कि वो मूड और कैरेक्टर रहे? नहीं, पर अच्छा मजा आया फिल्म करके। सीमा जी आगे कौन से प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं? 9th को फिल्म आ रही है भूल चूक माफ, जिसमें राजकुमार और वामिका हैं, मैडॉक की फिल्म है वो, तो अभी रिलीज है। उसके अलावा राजकुमार ने अपनी फिल्म बनाई है एक, उसमें भी मैंने एक छोटा सा रोल किया है।
उसके अलावा हुमा कुरैशी के साथ अभी एक फ़िल्म की है मैंने, वो भी शायद लाइन में है, क्योंकि आजकल जिस तरह का आपको पता है हमारा जो चल रहा है हिसाब किताब OTT का, उसके हिसाब से कई सारी फिल्में हैं जिनके रिलीज़ रुके हुए हैं, बहुत सारी फिल्मों को चांस नहीं मिल रहा है। हाँ। तो ऐसे हैं 2-3 फिल्में और जो कर चुकी हूँ मैं, बट पता नहीं कब रिलीज कोई ऐसी फिल्म जिसमें आपने रोल बहुत अच्छा किया हो लेकिन वो फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हो पाई, या वो मतलब आगे नहीं, मुझे मतलब मुझे नहीं समझ में आया इंडस्ट्री का कि आप जैसे कह रहे हैं या लोग इंटरव्यू लेते हैं और सभी ये बात कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करती हैं, तो चलो मैं मान लेती हूँ अच्छा काम करती हूँ, पर मुझे आज तक कभी किसी ने लीड रोल में कास्ट नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि किसी ने मुझे लेके कोई एक फिल्म बनाई हो। जबकि मेरी एज की और एक्ट्रेसेस हैं जिनको लेके पूरी पूरी फिल्में बनाई जाती हैं। तो मेरा एक सवाल उठता है कि अच्छा, तो मतलब अच्छी हूँ पर शायद उतनी अच्छी नहीं हूँ कि मुझे लेके कोई एक अपनी फिल्म बना सके या मुझे कोई एक लीड रोल दे सके अपनी फिल्म में, और उनको मुझ पर विश्वास हो कि मैं उनकी पूरी फिल्म को अपने कंधों पे ले जाऊंगी। तो एक गिला रहता है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि शायद हो सकता है मेरी कोई लिमिटेशंस होगी जिसकी वजह से मुझे कास्ट नहीं किया जाता। तो मैं अभी इंडस्ट्री से, एक्चुअली में देखा जाए तो मैं इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा उस पीक पे पहुंच गई हूँ कि जहाँ मुझे लग रहा है कि शायद बहुत जल्दी नमस्ते कर देनी पड़ेगी इस इंडस्ट्री को, इसलिए क्योंकि बहुत बुरा हाल चल रहा है इंडस्ट्री का। क्रिएटिव लोगों की हत्या हो गई एक तरह से, और बिजनेसमैन लोगों ने घेर लिया है, और वो चाहते हैं कि बिजनेसमैन के दिमाग से हम अपनी क्रिएटिविटी को ज़िंदा रखें, जो कि मेरा ख्याल से जो इतने साल हम इंडस्ट्री में दे चुके हैं हम तो नहीं दे पाएंगे, हम तो नहीं कर पाएंगे इस उम्र में। समझ सकते हैं आपकी जो बात है कि मतलब आप जो फिल्मी लोग हैं अगर कहानियां भी लेके जाते हैं तो उनका अप्रूवल होता है उन लोगों के हाथ में जो नॉन फिल्मी है, जिनको आइडिया ही नहीं है आर्ट का, आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग का। वो सिर्फ कमर्शियल एंगल से सोचते हैं और कोशिश रहती है कि फिल्म के साथ कोई बड़ा नाम जुड़ जाए तो पैसा आ जाए उस एंगल से। वो जो एंगल है वो मैं समझती हूँ कि ठीक है, उनको पैसे कमाने हैं, तो फिर मुझे लगता है कि फिर हम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है उन्हें शायद, क्योंकि हमारे जैसे लोगों को पुराने लोग कह के छोड़ देते हैं कि नहीं आपका बहुत पुराना थॉट है ये। कि एक्टर फिल्म चलाते हैं या स्टोरी फिल्म चलाती है, उनके हिसाब से कमर्शियल चीज़ें फिल्म चलाती हैं। तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा उस सिनेरियो में मैं बैठती नहीं हूँ। चीज़ भी अब टूट रही है, बिकॉज कितनी भी कमर्शियल फिल्में बना लो आप, पिछले कुछ समय में जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में गिरी हैं या जिन फिल्मों के गलत कलेक्शंस बताकर उन्हें हिट बताने की कोशिश की है, तो सब लोग बोल रहे हैं और आने वाले टाइम करेंगे कुछ नहीं जी। ये बहुत दुख की बात है, वो करेंगे कुछ नहीं, बनाएंगे फिर वही 100 करोड़ की फिल्म। जबकि मेरा ये कहना है कि भाई जब तुम 100 करोड़ की फिल्म बनाते हो और उसका इतना बड़ा रिस्क लेते हो, तो 20-20 करोड़ की 5 फिल्म बनाओगे, उसमें से कम 2 तो हिट होंगी। 5 फिल्मों में से 3 फ्लॉप होंगी पर 2 तो हिट होंगी, 2 तो वापस दे देंगे आपको पैसा। तो उस पर क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट करते? जो इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतनी अच्छी अच्छी कहानियां लेके घूम रहे हैं, आप उनकी कहानियां ना बना के फिर वही घिसे पिटे चीज़ें, वही फॉर्मूले की फिल्में बना रहे हैं जो अब चल नहीं रही हैं। तो इसका कोई रास्ता तो निकलेगा नहीं। और OTT तो मतलब OTT हैं, उनके तो बात ही कुछ और है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी हम मैं तो थिएटर में डाइवर्ट हो चुकी हूँ। मैं पूरी तरह से थिएटर कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे शोज़ मुझे मिल रहे हैं, मैं बहुत अच्छा काम कर पा रही हूँ, अपनी इच्छा का काम कर पा रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ, जो मैं क्रिएट करना चाहती हूँ कर पा रही हूँ। मुझे नहीं लग रहा है इस मीडिया में अब हम लोगों की ज़रूरत है इन लोगों को, और हमें उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी जितने कि किसी ना किसी लेवल पे तो हम हकदार हैं, क्योंकि हमने अपना बहुत साल दिया है। स्क्रीन प्ले या जिस तरह का किरदार, रिस्पेक्ट मतलब ये कि एटलीस्ट आप हमारी बात को रखें तो मतलब हमने भी, जैसे कहना चाहिए अगर अलग शब्दों में बोलूँ, हमने भी भाड़ नहीं झोंकी है ना। इतने साल इंडस्ट्री को दिए हैं, 55 साल इस इंडस्ट्री को दे चुकी हूँ अपने, मैंने किसी पे एहसान नहीं किया है, बट एटलीस्ट 55 ईयर्स में मैंने कुछ तो सीखा होगा। तो आपकी क्रिएटिविटी अगर मेरे 55 साल को भी ख़त्म कर सकती है और मुझे ये कह सकती है कि ये 18 साल की एक्सपीरियंस या ये 5 साल की एक्सपीरियंस आपके 55 साल से भी बड़े हैं, तो फिर वो दुखद स्टेज है और आपको बहुत अंदर से बहुत फील होता है, अंदर से हम हर्ट हैं। और ये मैं पूरा मीडिया के सामने कहना चाहती हूँ कि बहुत हर्ट हैं इस वक्त हम लोग। हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमारे लिए कौन सा रास्ता बचा है, इसलिए मैं तो अभी बहुत अच्छे तौर पे थिएटर कर रही हूँ
और मैं बहुत खुश हूँ। साउथ इंडस्ट्री का क्या आपने ट्राई करने की कोशिश की? बिकॉज नहीं, क्यों मैं अब दूसरी किसी इंडस्ट्री में जाऊँ? मेरी इंडस्ट्री को क्या हो गया है? मेरी इंडस्ट्री में क्यों लोग सो रहे हैं? हम दूसरी इंडस्ट्री की कॉपी क्यों कर रहे हैं? वही आपको ऐसा लगता है कि कंटेंट सिर्फ साउथ में आते हैं? वो लोग या जमीन से जुड़ी कहानियां बनाते हैं। तो हमारी यहाँ जमीन कमी कहाँ है, चली गई यहाँ भाई? कमी है। हमारी जमीन कहाँ चली गई? हमारी जमीन से जुड़ी कहानियां नहीं है जी, क्या? बहुत है, फिर बहुत है। मतलब अब हमारा तो लिटरेचर भरा पड़ा है, Yes. तो आप कुछ तो कीजिए ना। और मैं तो कह रही हूँ, मेरी तो गवर्नमेंट से भी अपील है कि भाई आप ऐसा कर दीजिए कि हम लोगों को भी कहीं ना कहीं एक जगह मिल जाए। जी। आप दीजिए उन लोगों को कमर्शियल वैल्यू में, उनको दीजिए मल्टीप्लेक्स, पर हर शहर में अगर 2 थिएटर सिर्फ ऐसे हों जहां हमारे जैसे लोगों की फिल्में चलें, और जहां हमारे जैसे लोगों की फिल्में जो पसंद करते हैं वो दर्शक आ जाए, तो एटलीस्ट हम कहीं जिंदा रह जाएं। लेकिन इस भीड़ में तो हम खो चुके हैं। या फिर फिल्म इंडस्ट्री पे भी रूल लगा दे कि आपको साल में इतनी फिल्में तो इंडियन फिल्में बनानी पड़ेंगी, कंपलसरी करो यार। कंपलसरी कि करो। वो लोग कहाँ से पेट भरेंगे जो इतने सालों से आर्ट को। मेरे बच्चे हैं, आप मान लीजिए मेरे बच्चों ने थिएटर में ट्रेनिंग ली, 3 साल का पूरा करके आए हैं वो ग्रेजुएशन, उसके बाद वो इतना थिएटर कर रहे हैं। आज वो हमसे ये पूछते हैं कि ये तो गलत हो गया, इस लाइन में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आपने जो हमें ट्रेंड किया है, आपने जो हमें सिखाया, आपने जो कहा कि नहीं बेटा यही सही है, यही सही है, आज उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आजकल तो बस क्लोजअप शॉट्स ले हाँ, लेते हैं हीरो के, और तो वो कहते हैं हमें हम इंडस्ट्री में कहाँ खड़े होंगे अब? हमारी तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी आपने हमें एक्टर बना दिया, आपको तो हमें स्टार बनाना चाहिए था। जैसे दूसरे अपने बच्चों को लॉन्च कर देते हैं, दूसरे अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल करते हैं, बड़े डायरेक्टर से मिलते हैं, आपने हमारे सब तो कुछ किया ही नहीं। हम तो बच्चों को ये कहते हैं कि नहीं, अभी भी और ट्रेनिंग बाकी है, अभी और सीखो, अभी और थिएटर करो। वो बेचारे थिएटर करते रहे माँ बाप के कहने पे, और आज वो कहीं भी नहीं है। सीमा जी, आप जो बात कह रही हैं बहुत वैलिड है, लेकिन ये भी मैं कोट करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं इंडस्ट्री में पैसा नहीं है, पैसा है, बट ये कह सकते हैं कि पैसा गलत फिल्मों पे लग रहा है। कई ऐसी फिल्में आ रही हैं जिससे बड़े बड़े स्टार किड्स को लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन वो फिल्में काम ही नहीं कर रही और करोड़ों उनमें फूके जा रहे हैं, डिजर्विंग लोगों को वो नहीं मिल रहा है। इसके बारे में तो अभी क्या ही बोले। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि जो स्टार के बच्चे हैं उन्हें नहीं आना चाहिए, उन्हें भी बिल्कुल आना चाहिए, उनका भी हक बनता है। जैसे हमारे बच्चों का हक बनता है, उनका भी हक बनता है। और वो जितना टैलेंट लेके भी आ रहे हैं उनको बनाइए, उनके साथ फिल्में बनाइए, कोई नुकसान नहीं है, गलत नहीं है। किसी के बच्चों के बारे में मैं क्यों बोलूँ? मैं तो खुद चाहती हूँ मेरे बच्चे आगे बढ़े, तो उनके बच्चे भी आगे बढ़े। लेकिन हमें थोड़ा सा मापदंड रखना पड़ेगा हर चीज़ का, कि कितना, अगर इस तरह के लोगों के लिए हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो जो बाकी लोग हैं जो ट्रेन होके आए हैं, कितने सारे बच्चों को मैं जानती हूँ जो FTI के पास आउट हैं, NSD के पास आउट हैं, उन्होंने अपने इतने साल दिए उस ट्रेनिंग को। आज वो बच्चे, मैं जानती हूँ, मेरा एक बहुत ही क्लोज है वो बच्चा, अब वो FTI से है, बहुत साल से बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरे प्लेस में भी काम करता है मेरे साथ। वो बच्चा अभी शहर छोड़ के चला गया है। कई इंडस्ट्री में ऐसे भी एक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से हैं, उनकी 10 फिल्में पिछली फ्लॉप है, वो फिल्में अपनी कॉस्टिंग भी नहीं निकाल पाई, उसके बावजूद उनके नाम को लेकर बड़ी फिल्मों के अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। और ये जो कहानी आपने बताई कि कई ऐसे बच्चे जो आउटसाइड वर्ल्ड से आते हैं वो ऐसे गुमनाम होके चले जाते हैं, तो मतलब है आउटसाइडर्स के लिए ये दुनिया थोड़ी ट्रिकी है। नहीं, और अभी दुनिया, मतलब मैं कहूँगी इंडस्ट्री का थोड़ा तरीका भी बदल गया है। जैसे पहले इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स होते थे और डायरेक्टर होते थे, उन लोगों की अपनी से होती थी। एक पुराने टाइम में जो हीरो हीरोइन आए हैं वो भी कहीं से पंजाब से कोई आ गया, कहाँ से आते थे, फिर वो स्ट्रगल करते थे और उनको चांस मिल जाता था। लेकिन उसमें डायरेक्टर की ही अकेले की से होती थी कि मुझे इस लड़के में कुछ दिख रहा है, मुझे इस लड़की में कुछ दिख रही है, मैं इसको लूँगा, ऐसा करते थे। लेकिन अभी क्या है, पूरा पैकेज लगता है किसी को बनाने में। अब मुझे, जो मैं आपसे बता चुकी हूँ कि मुझे जो फ़ोन आते हैं ट्रेंड करने के, वो अनट्रेंड लोगों के लिए आ रहे हैं कि सीमा जी इनकी वर्कशॉप ले लीजिए। तो मेरा यही प्रॉब्लम है कि मैं नहीं लूंगी इनकी वर्कशॉप, क्योंकि जो ट्रेन होके बैठे हुए हैं उनको काम नहीं मिल रहा, और जो अनट्रेंड हैं उनको आप चाहते हो हम ट्रेन करके उनके साथ काम करें। क्यों? मैं क्यों दूं उनको 15 दिन की या 1 महीने की वर्कशॉप? जो 3 साल वाले हैं उनका मैं क्या करूं? उनको कोई चांस नहीं देगा। क्या हो जाएगा, क्या ब्यूटी आ जाएगी, क्या हो जाएगा ऐसा इंडस्ट्री में जो आज से पहले कभी नहीं हुआ? इन लोगों को क्यों ट्रेन करा जा रहा है, इन पे इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? जबकि बेचारे बच्चे, आप देखो तो सही, आपको कहानी कहनी है या आपको फेस बेचना है? तो उल्टा हो गया, अब कहानी नहीं बेचनी है, अभी फेस बेचना है।
और फेस ऐसे लोगों के पास नहीं होता है जो ट्रेंड होते हैं। वो बेचारे क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं कि वो अपनी ग्रूमिंग पे पैसा नहीं खर्च करते हैं, तो वो इतने ब्यूटीफुल तो नहीं होते हैं पर टैलेंटेड होते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसका कोई बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ना, अदरवाइज तो कितने लोग मर जाएंगे ऐसे। तो आप बैलेंस ही नहीं कर रहे हैं, मतलब एक भेड़ चाल चल रही है इंडस्ट्री में तो उसी के पीछे सभी लोग लगे पड़े हैं। ऐसी बहुत कहानियां आती है कि जैसे वापस शहर लौट गए, किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई मेंटली ऐसा हो जाता है डिप्रेस कि मतलब, क्योंकि देखिए ना वो छोटे शहरों से कितना झगड़ के अपने माँ बाप से आते हैं कि हम नहीं, हम हीरो बनेंगे, और माँ बाप भी भेज देते हैं, फिर हर महीने उनको पैसा भी भेजते रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। वो बच्चा भी गिल्ट में है क्योंकि वो अपने माँ बाप से पैसे मंगा रहा है क्योंकि सर्वाइव करना है उसको। फिर वो क्या करते हैं, वॉइसिंग का काम पकड़ते हैं, किसी की डबिंग का काम पकड़ते हैं, कहीं लिखने का काम पकड़ते हैं, लेकिन उनका एक्टर तो नहीं मरता ना। उनका एक्टर तो अभी भी खोज रहा है कि शायद एक दिन मौका आएगा और हम बन जाएंगे। लेकिन वो जो मैं कह रही हूँ ना कि सिनेरियो चेंज हो गया है, क्योंकि अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर की भी से नहीं है, अब ये जो बिजनेसमैन लोग हैं इनकी से है, और इनको सिर्फ अपना पैसा कमाना है। तो अभी हम ये कहना ही छोड़ दें, मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री आर्ट से बिलोंग करती है, हमारी इंडस्ट्री बिजनेस से बिलोंग करती है। जिन्होंने MBA किया है, जिन्होंने इस तरह की डिग्री ली है, अब उन्हें काम मिलेंगे। जो एक्टर ट्रेन होके आए हैं उन्हें काम नहीं मिलेगा। ये अनाउंस कर देना चाहिए, मुझे लगता है पब्लिकली अनाउंस कर देना चाहिए हमारी इंडस्ट्री को कि नहीं, अब आप चाहे FTI से हों, चाहे NSD से हों, चाहे आप थिएटर से हों, चाहे आपने कितना काम किया हो, आप हमारी ज़िंदगी में आपकी जगह नहीं है। हम क्योंकि अब बिजनेस के लोग हैं, अब हम बड़े लोगों को लाएंगे और बड़े लोगों के साथ ही बड़े लोग खेला खेलेंगे, छोटे लोगों की अब जगह नहीं है। आपने जब शुरू किया तब आपको भी दिक्कतें आई होंगी? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। मैं कह रही हूँ ना, तब डायरेक्टर का ही सही था। मुझे बहुत शॉकिंग लगा था जब मैं एक बालाजी का सीरियल कर रही थी और उसमें अचानक से मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए थी। तो मैंने डायरेक्टर से बोला, मैंने कहा मैं कल थोड़ा प्रॉब्लम है मेरा, तो मैं कल थोड़ा लेट आ सकती हूँ, क्या आ सकती हूँ? उसने कहा मैम मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मैंने कहा अरे आप तो डायरेक्टर हैं, आप क्यों नहीं कह सकते? उसने कहा नहीं, ये EP डिसाइड करेगा। अच्छा। वो मेरा फर्स्ट डे था जब मुझे लगा कि EP ये डिसाइड करेगा कि मैं कल आ सकती हूँ कि नहीं आ सकती हूँ। तो ये किस तरह की दुनिया होने जा रही है? तब मुझे खतरे की घंटी सुनाई दी थी। मैंने कहा ओ अच्छा, ये खेल अब बदल रहा है, अब डायरेक्टर महान नहीं होगा, डायरेक्टर भी इनका एक एम्प्लॉय है। वो जब चाहेंगे वो डायरेक्टर को निकाल के दूसरा डायरेक्टर ले आएंगे। तो ये डायरेक्टर का विजन भी नहीं रहा है फिल्म बनाना, है ना? तो डायरेक्टर अपना विजन लेके चलता है ना, मैं एक फिल्म ऐसी देख रहा हूँ और हमेशा ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, कुछ नहीं है अब रखा। अब वो देखेगा जो उसको दिखाया जाएगा। तो ये तो खतरा है, बहुत ज़बरदस्त खतरा है। और तभी मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं सीरियल भी नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी डायरेक्टर नहीं है, अभी EP हैं। तो मैं किसी EP के अंडर काम नहीं करना चाहती, सॉरी। मेरा आर्ट फील्ड नहीं कहता कि मैं किसी ऐसे एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय बन जाऊँ जो खुद ही बेचारा टंगा हुआ है, ना जाने कब उसकी नौकरी निकल जाएगी। तो मैं उस पर कैसे विश्वास करूँ? अब बहुत सारे EP ऐसे होते थे कि मैम मैं बोल रहा हूँ ना आपको। मैंने कहा तू है कौन बेटा बोलने वाला? तुझे खुद नहीं पता तू कल नौकरी पे है कि नहीं है, तो तेरी बात मैं क्यों सुनूं? मैं उसकी बात सुनूंगी जो सच में लेके चल रहा है। तो क्या है हमारी इंडस्ट्री, मुझे नहीं पता। क्या ग्रुप और कॉन्टैक्ट से काम इजीली होता है इस इंडस्ट्री में? ये बात सच है? किसी से कुछ काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता। यहाँ पर कुछ और खेल चल रहा है, पैसे से पैसा खींच रहा है। जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा भी होता है कि कई लोग पैसा देके भी एक्टर बनते हैं, पैसा देकर ही एक्टर बनते हैं कि प्रोड्यूसर को पैसा दो तुम्हें लीड रोल दे देंगे। अब उसका बाप पैसे वाला है, वो फाइनेंस कर देगा, उसका चाचा पैसे वाला है, वो फाइनेंस कर देगा, मेरे बेटे को लॉन्च कर दो। आपको क्या है? आपके लिए है कि भैया मेरी फिल्म बन जाएगी, इतना पैसा मिलेगा, कर लेते ना, थोड़ा आड़ा टेढ़ा ही करेगा ना, कर लेगा, पैसा तो आ रहा है ना। तो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप कहाँ, कौन लड़ रहा है अपने आर्ट के लिए कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, मैं तो यही करूँगा जो मैंने कहा है। आपके बच्चों की आपने बात की, तो क्या वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या फिल्मों के लिए ट्राई कर रहे हैं या वो? उन्होंने थिएटर से शुरू किया, क्योंकि हमने कहा उनको ऐसा कि बेटा थिएटर पहले करो फिर जाएंगे, और उसमें बेचारों की उम्र निकल गई। हमने उनको गलत रास्ता दिखाया, हमने उनको ट्रेन करना चाहा, अच्छा एक्टर बनाना चाहा। और उसके बाद फिर उन दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं ये तो हमने गलत किया है, अब हम फिल्मों में ट्राई करेंगे, क्योंकि इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। और वो फिल्मों में ट्राई किया उन्होंने 2 साल। लेकिन उनको किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने कास्ट नहीं किया,
और ना उनकी ऑडिशन ही पहुंचाई गई डायरेक्टर तक। वो क्या रीज़न है वो मुझे नहीं पता, बट बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले, एक डायरेक्टर मुझे मिले थे, उनसे मैंने कहा, जब वो मुझे सीन सुना रहे थे तो मैंने कहा ये वाला सीन मेरा सुना हुआ क्यों लग रहा है। फिर मुझे याद आया कि मेरी बेटी ने इसका ऑडिशन दिया है, तो मैंने उससे कहा कि ये तो मैंने शूट किया है मेरी बेटी का ऑडिशन। उसने कहा कौन सी वाली है आपकी बेटी। मैंने वो ऑडिशन मेरे बाई चांस मेरे फ़ोन पे था, मैंने कहा ये। उसने बोला ये ऑडिशन तो मैंने देखा ही नहीं। मैंने कहा मतलब ये ऑडिशन आप तक पहुंचा ही नहीं। फिर मैंने उसको वहाँ टेबल पे वो ऑडिशन दिखाया, उसने कहा बहुत अच्छा कर रही है ये, पर ये तो मैंने देखा ही नहीं, और तो कास्ट हो चुकी। तो मैंने कहा गुड, वेरी गुड। तो मतलब वो तो अब आपकी चॉइस पे है कि आप किसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो फिर इससे लड़ाई तो ख़त्म ही हो जाती है ना। तो फिर अब इससे बच्चे क्या क्या लड़ेंगे। करते हैं अब? बच्चे थिएटर कर रहे हैं, वापस थिएटर में आ गए हैं और बहुत अच्छा थिएटर कर रहे हैं। और हम लोग अपना ग्रुप लेके आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बेस्ट ऑफ थिएटर लोगों तक पहुंचाएं और इंडस्ट्री को नमस्ते कर दें, क्योंकि इंडस्ट्री अब वो इंडस्ट्री नहीं है। मतलब ग्लैमरस जो चकाचौंध है उसके पीछे की ये जो सच्चाई जो लोग वो झेलते जिनके हैं। लिए है, मेरे को लगता है जिनको वो चकाचौंध चाहिए वो चकाचौंध के पीछे भागे, हमें तो नहीं। आपने कभी कहीं पैप्स वगैरह नहीं बुलवाए या कि हमें स्पॉट होना है एयरपोर्ट पे या सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं Because पैदा आप भी होता। मुंबई में रोजमर्रा के काम के लिए निकलते नहीं होंगे, नहीं नहीं, shopping मेरे के लिए मुझे स्पॉट करेंगे तो सब्जी वाले क्या करेंगे, राशन वाले क्या करेंगे। मैं तो खुद सब्जी खरीदती हूँ जा जाके मार्केट में, अरे भैया नहीं इतने की दे इतने की दे। वहाँ क्या मुझे कोई स्पॉट करेगा। हम वो वाले लोग नहीं है ना जिनको स्पॉट करके मिलेगा कि मैं जिम से निकल रही हूँ एकदम पसीना पसीना पानी पीती हुई, तो अरे सीमा जी जिम जाती हैं। हमें तो सब्जी वाले क्या कौन स्पॉट करने आएगा। मैं तो रेगुलर जिंदगी जी रही हूँ जैसे मैं पहले थी, मैं तो आज भी वैसी हूँ। मेरा पति भी ऐसा है, मैं भी ऐसी हूँ। हमें तो जो बुरा लगता है हम बुरा बोलते हैं, जो अच्छा लगता है वो अच्छा बोलते हैं। तो हमें किसी को दिखाना नहीं। इंडस्ट्री हमें रखे ना रखे ये उनकी मर्जी। बिल्कुल रखनी चाहिए, बिकॉज अगर आप नहीं रहेंगे तो इंडस्ट्री का ही नुकसान है। एक बेहतरीन एक्ट्रेस हमारे साथ है। और सीमा जी आपसे बहुत मज़ा आया बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे सच में। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सीमा पावा जी। इनकी कौन सी फिल्म, कौन सा किरदार आपको पसंद आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और सीमा जी ने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर अभी का जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, क्या आपके साथ भी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको भी इंडस्ट्री में चीज़ें ऐसी लग रही है, तो अपना किस्सा भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।